नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो से हम कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है, इसके गुणों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, आवेशन की कुछ विधियां यहाँ पर समझेंगे, विद्युतदर्शी क्या होता है, कैसे काम करता है वो यहाँ पर जानेंगे, और अंत में हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। इन सभी बिंदुओं पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे विद्युत आवेश के बारे में। इस चैप्टर में सबसे पहले हम विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे, उसके पश्चात हम क्षेत्र की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, विद्युत आवेश की जो हिस्ट्री है पहले वो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं कि एक वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है थैलस, और थैलस नामक वैज्ञानिक ने एम्बर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़ा तो उस पदार्थ की कुछ प्रॉपर्टीज है वो बदल गई, और वो प्रॉपर्टी जिस वजह से बदली, जिस कारण से उनमें कुछ प्रॉपर्टी आई, उस वजह को ही उन्होंने विद्युत आवेश कहा। देखिए, एक बार समझेंगे कैसे। जैसे हम अपने बालों में से, रूखे सूखे बालों में से कंघे को बार बार गुजारते हैं तो कंघा क्या है, आवेशित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, या एबोनाइट की छड़ को यदि हम ऊन से रगड़ते हैं, प्लास्टिक की छड़ को हम बिल्ली की खाल या पक्षियों के पंख से जब रगड़ते हैं तो ये सब आवेशित हो जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो कांच की छड़ है वो मिट्टी के पार्टिकल्स को या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो गुणों में बदलाव आया, तो जिस वजह से गुणों में ये बदलाव आता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर? देखिए, जो सर विलियम गिलबर्ट है, इन्होंने ऐसे ही जैसे कांच और रेशम को आपस में रगड़ने पर कांच की छड़ में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। एबोनाइट की छड़ को यदि आप ऊन के कपड़े से रगड़े, प्लास्टिक की छड़ को यदि आप बिल्ली की खाल से रगड़े, तो इनमें गुणों में जो बदलाव आए, ऐसे बहुत सारे जोड़े उन्होंने खोजे। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं आपको जो विद्युत आवेश है उसकी जो वेल डिफाइंड डेफिनेशन है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि देखिए विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश किसे कह सकते हैं, इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन क्या है। तो पदार्थों का एक ऐसा गुण जो विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण से चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। क्लियर? ये समझ में आ जाना चाहिए। चलो मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं, फिर हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम इनको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। क्या है परिभाषा कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करे, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, आवेश कहलाता है, प्रदर्शित करता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्लियर? तो देखिए, जिसकी वजह से एक गुण है, जैसे किसी पदार्थ का गुण होता है उसका द्रव्यमान, और द्रव्यमान के कारण से एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार से ही किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है आवेश, और उसकी वजह से एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है,
उसी को हम क्या कह रहे हैं, विद्युत आवेश कह रहे हैं। क्लियर। अब मैं यहां पर कि आवेश कितनी प्रकार के होते हैं, तो आवेश विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करूं कि भाई ये हमारे पास में कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, और इस कांच की छड़ को यदि हम रेशम के कपड़े से रगड़ें, किससे रगड़ रहे हैं, रेशम के कपड़े से यदि इसको हम रगड़ दें तो इस कांच की छड़ के ऊपर धनावेश आ जाता है और इस रेशम के कपड़े के ऊपर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। तो हम कह सकते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये किसकी छड़ है, कांच की। मोस्टली यही एग्जाम्पल चलता है समझाने के हिसाब से। तो आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, तो आवेश विद्यार्थियों कितनी प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। पहला जो प्रकार है वो है धनावेश, इसको हम धनात्मक आवेश कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसको कहा जाता है। क्लियर। दूसरा जो प्रकार है वो है ऋणावेश, इसको नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं किसी पदार्थ की बात करूं, सामान्य जो पदार्थ होता है वो विद्युत उदासीन होता है। ये हमारे पास में कोई पदार्थ है और इस पर जो आवेश है वो कितना है, शून्य है। आवेश कितना है, शून्य है। तो इसको हम कहते हैं विद्युत उदासीन। इसको क्या कहा जाता है, विद्युत उदासीन। यदि मैं यहां पर कोई परमाणु लूं, ये हमारे पास में क्या है, कोई परमाणु, तो परमाणु भी क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसके अंदर जितना धनावेश होता है उतना का उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। देखो इस चीज को क्लियर कर लेना कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो यदि बराबर रहता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब बराबर रहता है तो उस पदार्थ को हम विद्युत उदासीन कहते हैं। और परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना का उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, देखिए सर्वप्रथम ये माना गया कि भाई कांच की छड़ के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन समझते हैं कि यहां से कुछ अति सूक्ष्म पार्टिकल जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो कांच की छड़ में से निकलकर रेशम के कपड़े पर आ गए। तो यहां से जब आवेश यहां पर स्थानांतरित हुए तो इसमें से ऋणावेश बाहर निकला, इस पर आ गया, तो रेशम का कपड़ा हो गया ऋणावेशित। जबकि जो कांच की छड़ है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, धनावेश की अधिकता हो गई, ये हो गया धनावेशित। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी को बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बता रहा है। और उदासीन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। उदासीन के अंदर Ne और Np दोनों क्या होंगे, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या हम ये कह सकते हैं किसी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोटॉन डेंसिटी सेम होती है, ऐसे भी कहा जा सकता है। यहां पर आप नंबर से ही समझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों यदि बराबर है तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। अब देखिए कि यदि हम धनावेशित किसे कहेंगे, धनावेशित का मतलब हो गया कि वहां पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो उस पदार्थ को हम धनावेशित कहेंगे। तो जिस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉनों की संख्या कम है, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे, नेगेटिव चार्ज उसको कहा जाएगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए, दोनों ही बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, यहां पर बात करूंगा आवेशों के गुणधर्म के बारे में। एक एक करके हम आवेशों के गुणधर्म देखेंगे। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि जो आवेश होता है वो एक अदिश राशि होती है। इसकी मात्रक और विमा की हम चर्चा करेंगे, अभी गुण देख लेते हैं पहले। चलिए पहले इनके मात्रक विमा देख लेते हैं, फिर इन सबको मैं यहां से हटाऊंगा, एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी यहां पर हम देखेंगे। देखिए जो आवेश है वो एक विद्युत, देखिए आवेश है वो एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है,
जो आवेश है उसको हम विद्युत धारा के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखिए आपने कक्षा 10 में छोटी क्लासों में जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। तो यहां से Q आवेश बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं? I इंटू टी पुट कर सकते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश को हम Q से पुट करेंगे, आवेश का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? देखिए I का मात्रक हो गया एम्पियर और T का मात्रक हो गया सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड इसका मात्रक होता है। और विद्यार्थी इसी एम्पियर इंटू सेकंड को कूलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूलाम, जिसको हम C से पुट करते हैं। किससे लिखा जाता है? तो जो इसका मात्रक है आवेश का, विद्युत आवेश का, वो होता है कूलाम। C से पुट करते हैं। देखिए मिली कूलाम बराबर 10 की घात -3 कूलाम होता है। माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम होता है। नैनो कूलाम का मतलब 10 की घात -9 कूलाम। पिको कूलाम का मतलब 10 की घात -12 कूलाम। इस तरीके से आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, इसको हम ESU से पुट करते हैं। देखिए इस ESU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक। क्या होता है? स्थिर विद्युत मात्रक। इसका मतलब होता है स्थिर विद्युत मात्रक। ESU से इसको पुट करते हैं। क्लियर? देखिए 1 कूलाम बराबर होता 3 गुणा 10 की घात 9 ESU स्टेट कूलाम, और ये बराबर होता 1/10 एब कूलाम के बराबर। इसको हम विद्युत चुंबकीय मात्रक कहते हैं। एब कूलाम क्या है? विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको हम एब कूलाम भी कहते हैं। एब कूलाम। और एक एब कूलाम के अंदर 10 कूलाम होते हैं। एक एब कूलाम में कितने कूलाम होंगे? 10 कूलाम होते हैं। और एक कूलाम में कितने ESU होते हैं? 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होते हैं। कई बार ESU बराबर पूछ लेते हैं, भाई एक ESU कितने कूलाम के बराबर होता है? तो इधर भाग लगा देंगे तो 3.3 इंटू 33 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम हो जाएगा। क्लियर? देखिए आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या होता है? फेराडे होता है। और एक जो फेराडे है वो 96,500 कूलाम के इक्वल होता है विद्यार्थियों। ठीक है, ये आवेश का क्या है? सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्लियर? देखो यहां पर कुछ चीजें और क्लियर कर लेते हैं। इसी जो मैंने अभी धारा का फॉर्मूला बताया उसी से हम इसकी वीमा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Q की वीमा I इंटू टी की वीमा के इक्वल होगी। I इंटू टी की वीमा। I यहां पर विद्युत धारा है जिसकी वीमा हो जाएगी A1, समय की वीमा T1, तो A1 T1 इसकी वीमा होती है। तो ये मात्रक वीमा मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब मैं यहां पर चर्चा करूंगा आवेश के गुणों की, एक एक करके हम उनको देखेंगे। एक बार मैं इन सब राशियों को यहां से हटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे। देखिए आवेशों के गुणधर्म है। पहला गुणधर्म क्या है? देखिए कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। अर्थात समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि धनावेश और धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण, ऋणावेश और ऋणावेश के बीच में भी प्रतिकर्षण, लेकिन धनावेश और ऋणावेश के बीच में आकर्षण बल काम करता है। चलिए यहां पर देखें, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये हमारे पास में एक धनावेश है, ये हमारे पास में एक दूसरा धनावेश है, और दोनों धनावेशों के बीच में क्या काम करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यदि दोनों ऋणावेश हैं तो भी प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यदि एक धनावेश है और एक ऋणावेश है तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। इनके मध्य क्या लगने वाला है? आकर्षण बल काम करने वाला है। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आसान सी है।
स्थिर आवेश के द्वारा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश E उत्पन्न करता है जो कि विद्युत क्षेत्र है। एक समान वेग से गतिशील आवेश, यदि कोई आवेश एक समान वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और जो त्वरित आवेश है वो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी वहां पर उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर? अब मैं बात करता हूं कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। कैसे रहता है? कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर कोई सी भी हो, कोई सी भी प्रोसेस हो, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। ये एक्चुअल में जैसे हम किसी वस्तु को धनावेशित कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, किसी वस्तु को ऋणावेशित कर रहे हैं इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई मशीन नहीं है जो केवल आवेश उत्पन्न करे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई मशीन नहीं है जो आवेश को क्रिएट कर सकती हो या आवेश को डिस्ट्रॉय कर सकती हो। तो आवेश तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है, यही है आवेश संरक्षण। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आवेशों के योज्यता गुणधर्म के बारे में। योज्यता गुणधर्म क्या है? आवेशों का योज्यता गुणधर्म। योज्यता गुणधर्म, देखिए किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। धनात्मक आवेश को धन चिन्ह के साथ में, ऋणात्मक आवेश को ऋण चिन्ह के साथ में लिया जाता है। चले मैं यहां पर बात करता हूं, जैसे हमारे पास में ये कोई वस्तु है और इसके ऊपर जैसे प्लस में 5 कूलाम, माइनस में 7 कूलाम, प्लस में 11 कूलाम, माइनस में 6 कूलाम, तो इस वस्तु के ऊपर टोटल जो आवेश है तो देखिए प्लस में 5, माइनस में 7, प्लस में 11, माइनस में 6, तो यहां से प्लस का तो हो गया 16 और माइनस का हो गया 13, तो 3 कूलाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 कूलाम आवेश हमें प्राप्त हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि नाइट्रोजन पर कितना आवेश होता है, ऐसे दे दें पर आवेश, तो इसके ऊपर कितना आवेश होता है? तो देखिए ये नाइट्रोजन परमाणु है और नाइट्रोजन परमाणु पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो ये एक उदासीन परमाणु होगा, इस पर कुल आवेश कितना होगा? 0 होगा। जैसे मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश, तो नाभिक के अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं। क्या होंगे? 7 प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन का जो आवेश है वो 1.6 गुणा 10 की घात 7 प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। गुणा कीजिए, 16 को 7 से गुणा करेंगे तो 11.2 आ जाएगा, माइनस 19 कूलाम आ जाएगा। क्लियर? तो नाइट्रोजन के नाभिक पर जो आवेश है वो अलग है, नाइट्रोजन पर कुल आवेश है वो अलग है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। धनावेशों को और ऋणावेशों को अलग अलग जोड़कर हम किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता, देखिए आवेशों की निश्चरता का मतलब है आवेश वेग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कि यदि कोई आवेश है, कि कोई वस्तु है और वो वस्तु यदि गति कर रही है, गतिमान अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में आवेश और गतिमान अवस्था में आवेश बराबर होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो स्थिर आवेश और गतिमान आवेश दोनों क्या होंगे? सेम रहेंगे। क्लियर? आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश की निश्चरता का मतलब क्या है? आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? स्पष्ट हो जाना चाहिए।
आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, जबकि द्रव्यमान का वेग, द्रव्यमान का जो मान है वो वेग पर निर्भर करता है। तो स्थिर अवस्था में आवेश और गतिशील अवस्था में जो आवेश होता है वो बराबर होता है। स्थिर अवस्था में आवेश का मान और गतिशील अवस्था में आवेश का मान, स्थिर अवस्था में आवेश का मान और गतिशील अवस्था में आवेश का मान क्या होता है? सेम होता है, बराबर होता है। क्लियर? स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था में आवेश की वैल्यू क्या रहेगी? सेम होती है। जबकि मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई द्रव्यमान है m0 और ये जो m0 द्रव्यमान है वो यदि v वेग से गति करता है तो उसका द्रव्यमान इस हिसाब से आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत से इस तरीके से चेंज हो जाता है। यदि कोई आवेश है v वेग से गति कर रहा है, कोई द्रव्यमान है m0 और वो v वेग से गति कर रहा है तो उस द्रव्यमान की वैल्यू इस तरीके से चेंज हो जाएगी, जहां c प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब आवेश गति करता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में किसी भी वेग से यदि आवेश गति कर रहा है तो आवेश के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन द्रव्यमान चेंज हो जाता है, द्रव्यमान बदल जाता है। क्लियर? देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई कण प्रकाश के वेग से गति करता है तो c² बटे में c², ये तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का भाग लगाएंगे किसी संख्या में तो वो अनंत हो जाएगा। तो कोई भी जो द्रव्यमान है यदि वो प्रकाश के वेग से गति करता है तो उसका जो प्रभावी द्रव्यमान है वो अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत। लेकिन आवेश के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना स्थिर अवस्था में होता है उतना ही गतिशील अवस्था में भी होता है। क्लियर? देखिए, फिर मैं यहां पर बात करूंगा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण। देखिए, आवेशों का क्वांटीकरण का मतलब है कि जो आवेश है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में रहते हैं, कि जो आवेश की वैल्यू है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान रहेगी। ठीक है? और उस न्यूनतम निश्चित राशि को हम आवेश का क्वांटा कहते हैं, और आवेश का जो क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। देखिए कि किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश की जो वैल्यू होती है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो वो जो न्यूनतम निश्चित राशि है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश विद्यार्थियों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कि किसी भी वस्तु पर आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या उसके ऊपर आएंगे। तो जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही विद्यमान रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 3.5 इलेक्ट्रॉन चले जाए, 4.25 इलेक्ट्रॉन चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? Q बराबर हम लिख सकते हैं ±NE। Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ±NE लिख सकते हैं, जहां पर जो N है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? देखिए, किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो ऐसे नहीं हो सकता, 1.7 E नहीं हो सकता, 2/3 E नहीं हो सकता, 10⁻⁵ E नहीं हो सकता, जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमारे पास में कोई क्लास में बच्चे हैं तो क्लास में बच्चों की संख्या है वो पूर्णांक होगी, कि होगा तो 1 बच्चा होगा, 2 होगा, 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे। ऐसा नहीं हो सकता 3.5 बच्चे हैं, 4.25 बच्चे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज के रूप में ही विद्यमान रहने वाला है। क्लियर? तो किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है?
जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित, जिस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक क्वेश्चन हम रख लेते हैं कि एक कूलाम जो आवेश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम आवेश की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, सिंपल सा है, इजी सा है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात कर रहे हैं, जबकि Q बराबर हमें एक कूलाम दे रखा है, N हमें ज्ञात करना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टे में E। Q की जो वैल्यू है वो है एक, नंबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। ये यहां पर क्या हो गया, 10 बट्टे में 16 गुणा 10 की घात 19। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 बट्टे में 16 गुणा 10 की घात 18, 6.25 10⁻18। तो एक कूलाम जो आवेश होता है उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। एक और क्वेश्चन हम आपके सामने रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि पॉलीथीन को हम किसी प्लास्टिक की छड़ से रगड़ रहे हैं, पॉलीथीन और प्लास्टिक की छड़ को दोनों ही कुचालक आपस में रगड़ रहे हैं। देन यहां पर हमें प्लास्टिक की छड़ पर आवेश, प्लास्टिक की छड़ पर आवेश, प्लास्टिक की छड़ पर जो आवेश है वो जैसे 9 गुणा 10 की घात -9 कूलाम प्राप्त हुआ, 9 इंटू 10⁻9 इतना प्राप्त हुआ। देन देखो क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, किसको किससे रगड़ा है, पॉलीथीन को, किसको, पॉलीथीन को किससे रगड़ा हमने, प्लास्टिक से रगड़ा। ठीक है, प्लास्टिक की छड़ से रगड़ा है, तो प्लास्टिक की छड़ पर इतना आवेश प्रकट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है, इसके ऊपर धनावेश आया है, इसका मतलब है कि पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं। देखो यहां ध्यान देंगे, इस पर धनावेश प्राप्त हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, इसके ऊपर चले जाएंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इस पर आएंगे तो प्लास्टिक है वो तो हो जाएगी धनावेशित और पॉलीथीन हो जाएगी ऋणावेशित। क्लियर, स्पष्ट हो जाना चाहिए। हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किधर से किधर हुआ, तो एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए, जिसके ऊपर धनावेश हुआ उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, जिसके ऊपर देखो इसमें से इस पर धनावेश आया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। क्लियर, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकले, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, Q बराबर N E, यहां से N बराबर Q अपॉन में E। Q की वैल्यू कितनी है, 9 गुणा 10 की घात -9, देखिए देखिए इसको हम कैलकुलेट यहां पर कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लग गया है, 10 की घात -16 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 16, तो गुणा 10 की घात 7 यहां पर आएगा। 16 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में आ गया 80, 100 रह गया, 100 के अंदर भाग चला जाएगा 6 बार में, 10 रहा पहले से, फिर 100 हो गया, 100 में 6 बार में 6 में 40, 40 के अंदर चला जाएगा 2 बार में 32, फिर 8 शेष रह जाएगा, उसमें चला जाएगा 5 बार में। ये आ गया हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अंतिम प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, जो अंतिम प्रॉपर्टी है वो क्या है,
आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। आवेश से सदैव द्रव्यमान संबद्ध रहता है। द्रव्यमान संबद्ध रहता है, संबद्ध रहता है। इसका मतलब क्या है कि आवेश से सदैव द्रव्यमान जुड़ा रहेगा। जहां आवेश है इट मींस वहां पर द्रव्यमान है। जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पर जैसे हमारे पास में एक उदासीन वस्तु है, ये एक उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु के ऊपर कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश इसके ऊपर है 0, इसका द्रव्यमान है m। और जब हमने इसको ऋणावेशित कर दिया, तो ऋणावेशित करने का मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन आए हैं तो द्रव्यमान बढ़ेगा इसका। देखिए आवेश स्थानांतरण का मतलब है द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। और इस स्थिति में जैसे मान लीजिए कि इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन दिए, जिसके कारण से इसका जो द्रव्यमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यदि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले, तो इसके द्रव्यमान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और खुद कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव आवेश वाला हो जाएगा। ठीक है। अब कितना द्रव्यमान कम या ज्यादा होता है? ये द्रव्यमान में यहां पर वृद्धि होगी, ऋणावेशित में द्रव्यमान में वृद्धि होगी और धनावेशित में द्रव्यमान में कमी होगी। तो द्रव्यमान में वृद्धि या कमी है वो कैसे, यदि आप फाइंड आउट करें, यह है द्रव्यमान में कमी या वृद्धि। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा एम बराबर एन इंटू एम ई, एन इंटू एम ई के इक्वल होगा। क्लियर? जैसे मैं इसी क्वेश्चन में ही बात करूं कि पॉलीथीन और प्लास्टिक को आपस में रगड़ने पर प्लास्टिक की छड़ पर इतना आवेश प्रकट हुआ, तो जो द्रव्यमान है वो किधर से किधर स्थानांतरित हुआ। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस पे से किस पर गए? प्लास्टिक की छड़ में से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन गए, तो इसके प्लास्टिक के द्रव्यमान में कमी हुई, जबकि पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि हुई। ठीक है। अब कितनी कमी या वृद्धि हुई इसको हम यहां से ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पड़ा है 5.635, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये यहां से इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आ जाएगा। तो ये थे कुछ गुण जो कि आवेश से रिलेटेड थे। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे आवेशन की विधियां, कि आवेशन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी वस्तु को कितने तरीके से हम आवेशित कर सकते हैं। देखिए आवेशन की विधियां, किसी भी वस्तु को आवेशन कितने तरीके से किया जा सकता है, उसकी 3 विधियां हैं। एक एक करके उनको देखेंगे। देखिए जो सामान्यतः जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं, उन पर कुल आवेश 0 होता है, अर्थात जितने उस पर धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। लेकिन यदि हमें किसी वस्तु को आवेशित करना है, उदासीन वस्तु को आवेशित करना है, तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे या उस पर इलेक्ट्रॉन रोपित करने होंगे। तो देखिए किस तरीके से किया जा सकता है। उसकी सबसे पहली जो विधि है वो है चालन विधि। चालन के द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। कैसे किया जा सकता है इसको समझ लें। ये हमारे पास में एक कुचालक स्टैंड पर एक चालक गोला रखा हुआ है। देखो कई विद्यार्थियों की माइंड में आती है कि भाई चालक के ऊपर तो आवेश होता है, चालक भी विद्युत उदासीन ही है। हालांकि चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, लेकिन वैसे यदि मैं सामान्यतः चालक की बात करूं तो वो भी क्या है? उदासीन ही है। ठीक है। अब इसको यदि हमारे को आवेशित करना है चालन विधि द्वारा, तो आप क्या करेंगे? एक आवेशित वस्तु लेंगे। आप क्या लेंगे? एक आवेशित वस्तु। ठीक है।
और उस आवेशित वस्तु को आप क्या करेंगे, एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे। जिस वस्तु को आप आवेशित करना चाह रहे हैं उस वस्तु के संपर्क में लाएंगे तो यहां से आवेश इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो विधि है, एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाने से जो अनावेशित वस्तु है वो आवेशित हो जाती है, इसको हम कहते हैं चालन विधि। कौन सी विधि के द्वारा इसको हमने आवेशित किया? चालन विधि के द्वारा किया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा जो मेथड है वो है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन। कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे आपने एम्बर को ऊन से रगड़ा तो उनके ऊपर आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक उसी प्रकार से कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ने पर, या एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ने पर, तो ये जो वस्तुएं हैं वो आवेशित हो जाती है। तो इनमें देखिए हमने कांच की छड़ को किससे रगड़ा है? रेशम से रगड़ा, तो कांच की छड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, रेशम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं बात करूं एबोनाइट, एबोनाइट को आपने ऊन से रगड़ा तो एबोनाइट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ऊन पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। देखिए इसी प्रकार से बालों में से कंघे को बार बार गुजारने पर, बालों में से कंघे को बार बार गुजारने पर कंघा क्या हो जाता है? कंघे को आवेशित होते हुए हमने देखा है, आपने बचपन में ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि कंघे को बार बार अपने बालों में से गुजारने के पश्चात उस कंघे से जो मिट्टी के पार्टिकल्स है, कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि जो कंघा है वो आवेशित हो जाता है। क्लियर? कुछ जो व्यवहारिक एग्जाम्पल है दैनिक जीवन के अंदर जो होते हैं उनकी मैं यहां पर चर्चा करता हूं। जैसे जो बादल होते हैं उनमें घर्षण के द्वारा बादल आवेशित हो जाते हैं, आकाशीय बिजली यहां पर उत्पन्न होती है। घर्षण के कारण से ही बादलों में आवेश का उत्पन्न होता है, आवेश की उत्पत्ति होती है। क्लियर? मैं बात करूं कि जैसे फाइटर प्लेन है, एरोप्लेन है, उनके जो टायर है वो एक विशेष प्रकार के रबड़ से बनाए जाते हैं। रबर होता है लेकिन वो थोड़ा चालक रबर होता है। लेकिन जैसे ये मान लीजिए कि जो फाइटर प्लेन है उसके टायर जो सड़क है उसके संपर्क में आएंगे तो जो टायर है वो क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे। घर्षण होगा, घर्षण से आवेशित हो जाएंगे, तो आवेशित हो जाएंगे तो उनके आग लगने की संभावना है, विस्फोट होने की संभावना है। तो उस विस्फोट से, आग लगने की संभावना से बचने के लिए उन जो टायर है उनको एक विशेष प्रकार के रबड़ से बनाते हैं कि वो जो आवेश है वो वापस ग्राउंड में चला जाए। आवेशित होने के पश्चात आवेश कहां चला जाना चाहिए? ग्राउंड में समाहित हो जाना चाहिए। क्लियर? तो वायुयान के जो पहिए है वो एक विशेष प्रकार के रबड़ से बनाते हैं ताकि घर्षण के कारण से उन पर जो चार्ज आता है वो वापस कहां चला जाए? जमीन में चला जाए। इसी प्रकार से जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास में एक ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाला ट्रक है, तो ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले ट्रक के पीछे क्या है? धात्विक छड़े, मतलब धात्विक रस्सी लटकाई जाती है कि जैसे ये हमारे पास में कोई ट्रक है, टैंकर है जो कि ज्वलनशील पदार्थ लेकर जा रहा है। एक ट्रक है, ठीक है, इधर ड्राइवर लेकर इसको जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो इसके पीछे क्या करते हैं? धात्विक छड़ लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? धात्विक छड़। ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे रीजन समझेंगे कि जब यहां से इसके अंदर जो ज्वलनशील पदार्थ है वो आगे पीछे होता है, चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के कारण से उसमें आग लगने की संभावना होती है, तो उस चार्ज को हम कहां भेज देते हैं? वापस ग्राउंड में भेज देते हैं ताकि आग ना लगे। ज्वलनशील पदार्थ के जलने की जो संभावना है उसको हम कम से कम कर देते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और देखिए जब कोई वस्तु चालन द्वारा, या जैसे हम जो अपने घरों में जो विद्युत है उसके संपर्क में आ जाते हैं, तो आपने टीवी में कुछ ऐड देखे होंगे कि वायर के जब संपर्क में आ जाते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, या आपके जो बाल है वो घर्षण के द्वारा, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी है, हाथ के जो बाल हैं वो क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो घर्षण द्वारा आवेशन की वजह से ही होता है। क्लियर?
तो बालों को, अपने जो हाथ के बाल है वो प्लास्टिक की कुर्सी से बार बार यदि संपर्क में आते हैं, घर्षण होता है, तो वहां से जो बाल है वो क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे, खड़े आपको नजर आते होंगे। आपने ऐसा भी अपने जीवन में महसूस किया होगा। तो ये सब कुछ व्यवहारिक उदाहरण है जो कि अपने दैनिक जीवन के अंदर हमने देखे हैं। अगली विधि की ओर बढ़ता हूं। जो अगली विधि है आवेशन की, वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरी और अंतिम जो विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो वस्तु है उसके पास में एक आवेशित वस्तु लाई जाती है, संपर्क में नहीं लाएंगे, केवल पास में लेकर आएंगे। ये जैसे हमारे पास में एक चालक वस्तु है जिसको हमने कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा है। ये हमारे पास में है अनावेशित वस्तु। कैसी है, अनावेशित है, इसके ऊपर कुल आवेश 0 है। इसके पास में हम एक आवेशित वस्तु को लेकर आ रहे हैं और इसके ऊपर कौन सा आवेश है, धनावेश है। ठीक है, जैसे इसके पास में लेकर आएंगे तो इसके नजदीक वाले पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश प्रकट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, दूर वाले पृष्ठ के ऊपर इसमें मौजूद धनावेश भी मौजूद है, इस गोले के अंदर ऋणावेश भी मौजूद है। जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो ऋणावेश तो यहां पर प्रकट हो जाता है, धनावेश यहां पर प्रकट हो जाता है। अब क्या करते हैं, इस ऋणावेश को यहां से हटाते हैं और ऋणावेश को यहां से हटाने के लिए इसको जमीन से जोड़ देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो जमीन से संपर्क में इसको लाएंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धनावेश को उदासीन कर देता है। हम कहने में तो हम ये कहते हैं कि ये जो धनावेश है वो ग्राउंड में चला गया। धनावेश कहां चला गया, ग्राउंड में चला गया। एक्चुअल में जो धनावेश है वो ग्राउंड में कैसे जाता है, इलेक्ट्रॉनों के जरिए ही जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो यहां धनावेश प्रकट हो जाएगा। इस तरीके से ये आप ये समझ लीजिए कि धनावेश ग्राउंड में चला गया। एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ही आकर उनको उदासीन करते हैं। ठीक है, अब यहां से ये भू संपर्कण यहां से हटा लेते हैं और इस छड़ को भी यहां से हटा लेंगे। तो ये जो ऋणावेश है वो इस पूरे चालक गोले के पृष्ठ के ऊपर वितरित हो जाएगा। तो देखो, हमने इस वस्तु को कोई सीधा संपर्क में आकर कोई आवेश नहीं दिया, संपर्क में ही नहीं लेकर आए, लेकिन प्रेरित करके इसको हमने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। इसी को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन इसको कहा जाता है। तो कुछ चीजें यहां से जो आवेशन की विधि है उससे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे हमारे पास में दो सर्वसम साइज के गोले हैं। गोले क्या है, साइज में ए और बी है, दोनों का आकार सेम है। और जैसे एक के ऊपर है प्लस में क्यू आवेश, एक पर कितना आवेश है, प्लस में क्यू, और दूसरे के ऊपर जो आवेश है वो 0 है। इसके ऊपर जो आवेश है वो कितना है, 0। दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ले आए, चालक गोले हैं, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ले आएंगे तो इनके ऊपर आवेश Q/2 हो जाएगा। Q/2 और Q/2 हो जाएगा, आधा आधा। संपर्क में लाकर वापस अलग अलग कर देंगे तो इनके ऊपर आवेश क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। टोटल आवेश का आधा हो जाएगा, टोटल आवेश का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में आधा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक और, यहां पर आपको एक बात समझा देता हूं कि दो गोले हैं जिनके ऊपर आवेश भी सेम है। एक तीसरा जो गोला है उसके ऊपर आवेश है वो 0 है। तीनों का आकार सेम है, तीनों का आकार क्या है, सेम है। और देखिए कि जैसे मान लीजिए कि इन दोनों को संपर्क में लाएंगे तो आवेश दोनों के ऊपर वितरित हो जाएंगे और आवेशों का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि इनका विभव सेम ना हो जाए, जब तक कि इनकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा। और इनकी साइज यदि सेम है तो इनका विभव भी सेम ही हो जाएगा, और जिसके कारण से आवेश बराबर। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पहले इसको इसके संपर्क में ला रहा हूं, तो इसके संपर्क में लाएंगे तो इसके ऊपर Q/2, इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा, Q/2। इसको वापस वहां ले गए, ये हो गया।
अब इन दोनों को आपस में संपर्क में लाएंगे, इन दोनों को आपस में संपर्क में लाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल आवेश Q प्लस Q/2, तो ये हो गया 3Q/2। वापस दोनों को अलग अलग कर दे तो 3Q/2 का आधा, इसका भी आधा, तो ये हो गया 3Q/4। ये क्या हो गया 3Q/4, ये क्या हो गया 3Q/4। क्लियर हो जाना चाहिए। ये मैंने सर्वसम साइज के गोलों को लेकर समझाया है भाई कैसे आवेश वितरित होता है। कई क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है भाई इस पर आवेश इतना है, इस पर आवेश इतना है, पहले इन दोनों को संपर्क में ले आते हैं, वापस उतनी जगह पर रख देते हैं, फिर इनको ले आते हैं। तो इस तरीके से आपको आवेश का जो वितरण है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर। मैं यहां पर पहले आपको थोड़ा समझा देता हूं स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी क्या है। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप है। देखिए ये आवेश का, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, आवेश का पता लगाने में इसका उपयोग होता है। आवेश का पता लगाने में, आवेश का संसूचन करने में, इसकी सहायता से हम आवेश की प्रकृति का भी पता लगा सकते हैं। आवेश की प्रकृति के मतलब आवेश धनावेशित है या ऋणावेशित है, इससे भी इसका पता लगाया जा सकता है। इसकी सहायता से हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं आवेश की मात्रा। हालांकि ये जो मैंने लिखा है ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट आवेश की वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट इससे नहीं कर सकते, लेकिन हम आवेश भाई लगभग आवेश बता सकते हैं भाई आवेश इस पर इतना होगा। क्लियर। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है क्या, इसकी बनावट क्या होती है, एक चकती लगी हुई है, चकती का मतलब सिक्के की भांति है ये, ठीक है। ये हमारे पास में एक निर्वातित पात्र है, कांच का पात्र है, और इस निर्वातित पात्र में यहां पर एक धात्विक छड़ लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एक धातु की छड़ लगी हुई है। ये यहां पर एक चकती है, धातु की चकती, और ये क्या है, धातु की छड़ जो कि यहां से कनेक्ट है। यहां पर दो सोने की पन्नियां लगी होती है। क्या लगी होती है, सोने की पन्नियां। ये किसकी बनी है, कांच की बनी हुई है। क्लियर। देखो थोड़ा समझो, ये जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है तो दोनों सोने की पन्नियां ऐसे चिपकी रहेगी, ठीक है। अब जैसे हम कोई वस्तु लेकर आते हैं, भाई इसके ऊपर आवेश है कि नहीं है इसका पता लगाना अपन को, तो आवेश है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए इसके टच करेंगे, टच करते ही क्या हो जाएगा, यहां से आवेश इसके ऊपर वितरित होगा, और इस पर आवेश वितरित होने के कारण से इन दोनों सोने की पन्नियों के ऊपर आवेश आएगा, और जिसके कारण से दोनों ही पन्नियां क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, एक दूसरे से ऐसे दूर हो जाएगी, प्रतिकर्षण की वजह से दूर हो जाएगी। इसका मतलब इस वस्तु के ऊपर आवेश है, इस वस्तु के ऊपर आवेश है। कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है, इससे इसकी सहायता से पता लगाया जा सकता है। एक और कि जैसे मान लीजिए कि ये जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, इसके ऊपर हमने पहले से ही इसको धनावेशित कर रखा है, ठीक है। अब भाई कोई वस्तु है, इसके ऊपर अज्ञात आवेश है, वो धनावेश है या ऋणावेश है इसका हमें पता नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम जैसे मान लीजिए इसके टच में लेकर आए, और यदि ये पन्नियां और फैल जाती है, पन्नियां और फैल जाती है, इसका मतलब इस पर जो आवेश है इस पर जो आवेश है वो सेम है, आवेश क्या होगा, सेम होगा। और यदि ये पन्नियां एक बार सिकुड़ती है तो इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस पर धनावेश है और इस पर भी धनावेश है, तो ये क्या हो जाएगी, और फैल जाएगी, ठीक है। और यदि इसके ऊपर ऋणावेश है तो ये क्या हो जाएगी, पहली वाली स्थिति से क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, पहली वाली स्थिति से नजदीक आ जाएगी। क्लियर, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं इसकी कुछ कमियां भी है। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर धनावेश था और ऋणावेशित को इसके पास में लेकर आएंगे तो पहले तो वो सिकुड़ेगी, फिर जो इसके ऊपर पूरे पर ऋणावेश आएगा तो वापस फैलेगी। ये कुछ कमियां है, उसको तुरंत ही हमारे को संसूचित करना होता है, थोड़ी देर पश्चात तो ये वापस भी फैल सकती है। क्लियर। तो ये था स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, ठीक है।
अब मैं थोड़ी सी यहां पर बात करता हूं आवेश वितरण की। आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश वितरण क्या है? विद्युत क्षेत्र का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, उसमें हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से पढ़ेंगे। मैं यहां पर थोड़ा सा बेसिक इसका बता देता हूं आपको। आवेश वितरण, तो देखो यदि आवेश एक समान रूप से न होकर अलग अलग टुकड़ों के रूप में होता है तो उसको हम असतत आवेश वितरण कहेंगे। असतत आवेश वितरण, यदि किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश है वो अलग अलग टुकड़ों के रूप में, जैसे ये हमारे पास में वस्तु है, यहां पर कुछ आवेश पड़ा है, यहां पर कुछ आवेश पड़ा है, यहां पर कुछ आवेश पड़ा है, तो यह है असतत आवेश वितरण। क्लियर? और यदि आवेश किसी वस्तु के ऊपर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसको हम सतत आवेश वितरण कहेंगे। सतत आवेश वितरण, किसी वस्तु के ऊपर आवेश यदि एक समान रूप से विद्यमान है, एक समान रूप से वितरित है, तो उस आवेश वितरण को हम सतत आवेश वितरण कहेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। अब जो सतत आवेश वितरण होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है क्षेत्रीय आवेश वितरण, इसको हम पृष्ठ आवेश वितरण भी कह सकते हैं। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। क्लियर? चलिए एक एक करके इन सबको यहां पर हम समझ लेते हैं। क्या है रेखीय आवेश वितरण? यदि किसी रेखा पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उस आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। और रेखीय आवेश वितरण के अंदर रेखीय आवेश घनत्व नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्ब्डा से पुट करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को हम लिखते किससे हैं? लैम्ब्डा से। आवेश बट्टे में लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश होता है उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। Q बट्टे में L से इसको पुट करते हैं, Q बट्टे में L से। तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश होता है उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व यदि एक समान है तो उसको हम सतत रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि लैम्ब्डा का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर, और इसी फॉर्मूले से ही हम इसकी विमा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखें कि यदि हमारे पास में कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ के ऊपर आवेश एक समान रूप से विद्यमान है, वितरित है, इस तरीके से यदि वितरित है आवेश, देन तब क्या होगा? उसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। और पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व नियत रहेगा। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से पुट करेंगे, और सिग्मा बराबर होता है आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। आवेश बट्टे में क्षेत्रफल इसको हम कह देंगे। तो आवेश को हम किससे? Q से, क्षेत्रफल को A से या S से पुट कर देते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान जो आवेश है उसी को हम कह रहे हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्मा का जो मात्रक है वो यहीं से देख लीजिए क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यदि आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित है, आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित है, इस तरीके से यदि आवेश विद्यमान है तो उस आवेश वितरण को हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। और आयतन आवेश वितरण के अंदर आयतन आवेश घनत्व नियत रहता है। आयतन आवेश घनत्व नियत रहेगा, और इसको हम रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये होता है आवेश बट्टे में आयतन। आवेश बट्टे में आयतन, आयतन को हम किससे लिख रहे हैं? V से लिख रहे हैं। ठीक है, तो रो का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? रो का जो मात्रक है, इसका मात्रक हो गया कूलाम और इसका मात्रक हो गया मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर? तो आवेश वितरण क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, इस वीडियो के अंतिम टॉपिक की ओर बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। चलिए इन सबको एक बार हटाता हूं मैं, फिर हम कूलाम के नियम की ओर बढ़ेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। स्थिर विद्युत्की के लिए कूलाम का नियम अलग है, चुंबकत्व के लिए अलग है। तो पहले यहां पर हम स्थिर विद्युत्की में जो कूलाम का नियम है उसकी यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए कूलाम का नियम का स्टेटमेंट क्या है, कूलाम का नियम क्या बताता है? ये दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र बताता है, बल के बारे में बताता है। क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। इन दोनों बातों को क्लियर कर ले। दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, उनका आकार काफी छोटा होना चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस की तुलना में यदि उनका आकार काफी छोटा है तो उसको हम बिंदुवत कह देंगे, और वो बिंदुवत स्थिर भी। क्लियर? तब उनके बीच में लगने वाला जो बल है उसके बारे में कूलाम के द्वारा बताया गया। क्या है? पहले मैं दो आवेश ले लेता हूं यहां पर। ये हमारे पास में दो आवेश हैं Q1 तथा Q2, Q1 तथा Q2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। दो आवेश हैं Q1 तथा Q2, दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r। तब दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है कूलाम के नियम से दिया जाता है। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम। स्टेटमेंट एक बार फिर से सुन लीजिए कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यदि हम यहां पर कंबाइन करके पुट कर दें, देन क्या आ जाएगा? F समानुपाती Q1 का मोड Q2 का मोड बट्टे में R स्क्वायर। यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट पुट करेंगे और उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये तब है जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हुए हैं। दोनों आवेश कहां मौजूद है? निर्वात में। ये निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इसको हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। देखिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग न्यूटन, ये इधर गुणा हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, ये इधर बट्टे में जाएंगे तो कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये जो एक राशि आप देख रहे हैं इस टाइप की, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कई बार एप्सिलॉन नॉट की वीमा भी पूछ ली जाती है, ये काफी महत्वपूर्ण है। एप्सिलॉन नॉट की वीमा
तो देखिए इसकी जो मात्रक है उसके अकॉर्डिंग में इसकी विमा आपके सामने रख देता हूं। आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, इसका स्क्वायर है। न्यूटन बल की विमा M1 L1 T-2 होती है। मीटर के लिए L2 हो जाएगी। फाइनली देखिए इसकी विमा क्या निकल कर आएगी, m की घात -1, L की घात 1 यहां पर, 2 यहां पर, L की घात -3, T की घात -2 और 2 यहां पर, T की घात 4, A की घात 2। तो ये इसकी विमा निकल कर आती है -1342। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं यहां पर, ये तो कूलाम का नियम था। मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि कूलाम का जो नियम है उसको हम सदिश रूप में किस तरीके से पुट कर सकते हैं। ये कूलाम के नियम का अदिश रूप दिखाया हमने। वैसे दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दो आवेश हैं, पहला जो आवेश है वो मूल बिंदु से R1 स्थिति पर है और जो दूसरा जो आवेश है वो मूल बिंदु से R2 वेक्टर पर मौजूद है। यहां पर क्या है, Q1 है वो Q2 पर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, उस बल को हम F21 वेक्टर से लिख देंगे। Q2 के द्वारा Q1 के ऊपर भी बल लगेगा, उसको हम F12 वेक्टर से पुट कर देंगे। जैसे हम फिलहाल यही कंसीडर करके चलते हैं कि दोनों ही जो आवेश है वो निर्वात में ही रखे हुए हैं, निर्वात में ही मौजूद है। देन यहां पर देखिए ये क्या है, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ये क्या है, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। ठीक है, इन दोनों को सदिश रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए आपके सामने रख देता हूं मैं। F12 का मतलब क्या है, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, जो कि 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में बीच की डिस्टेंस R है, तो यहां पर R का स्क्वायर क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर। अब देखिए मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं R12 कैप, एक एकांक सदिश। इधर आपने वेक्टर का निशान लगाया तो इधर भी आपके पास में राशि है वो सदिश के रूप में ही होनी चाहिए, और इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर टोपी पहना दी, कैप लगा दी। ठीक है, R12 कैप किसको बता रहा है कि ये जो बल है F12 वो 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर है, इस डायरेक्शन में है। ये है R12 कैप, R12 कैप। और देखिए यहां से R12 कैप को सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण, सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण, इस तरीके से लिख सकते हैं। देन यहां से हम इसको क्या लिख देंगे, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R का क्यूब R12 वेक्टर। देखो देखिए समझ आया कि नहीं आया, कि यहां पर यह है कि Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, जो कि 1/4πε0 R12 के की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, R12 वेक्टर बट्टे में R, R12 वेक्टर बट्टे में R, तो यहां पर तो हो गया R क्यूब। ठीक है, ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप। स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हमने Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल देखा है, ठीक उसी प्रकार से ही Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा। अब की बार हम किसके द्वारा किस पर देख रहे हैं, Q1 के द्वारा Q2 पर। ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं F21 वेक्टर, Q1 के द्वारा Q2 पर, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर R21 कैप, R21 कैप। क्लियर, यहां पर भी R21 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण, तो सदिश का परिमाण तो R के बराबर ही है। ठीक है, R21 वेक्टर किसको बता रहा है कि भाई ये 1 से लेकर 2 की ओर है, R21 कैप क्या है, इस डायरेक्शन में है, एकांक सदिश है। इसे हम क्या लिख दें, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R का क्यूब R21 वेक्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है,
यदि यहां पर इन दोनों को आप देखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब दोनों में है। यहाँ R12 वेक्टर है, यहाँ R21 वेक्टर है। या इन दोनों को आप देखेंगे तो यहाँ R12 केप है, यहाँ R21 केप है। मैं आपको बता दूं कि इसका और इसका परिमाण तो सेम है, इनकी तो केवल डायरेक्शन ही तो अलग है, परिमाण तो इनका क्या है, सेम है। यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हैं R12 वेक्टर है और R21 वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, दोनों का परिमाण सेम है। तो हम क्या बता सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर लें कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर इन दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के, इसका और इसका परिमाण लेंगे तो वो बराबर होगा। ये जो नेगेटिव साइन है वो केवल और केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, जो कि ये कह रहा है कि दोनों की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर। दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर लगाया गया बल और पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल परिमाण में समान और डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत होता है। क्लियर, स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। और ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुरूप है, क्योंकि वहां पर भी पहली वस्तु के द्वारा दूसरी पर, दूसरी वस्तु के द्वारा पहली पर लगाए गए बल परिमाण में समान और डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुरूप है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप है। क्लियर हो जाना चाहिए। सदिश रूप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम भर दे, कोई पदार्थ रख दे, तो इस बल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए देखिए, हम किसी माध्यम को दोनों आवेशों के बीच में रख देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बल का जो फॉर्मूला है, बल की जो वैल्यू है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे हम यहां पर कोई कुचालक माध्यम रख दें, कोई पराविद्युत माध्यम रख दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हमें एक टॉपिक यहां पर समझना है, पराविद्युतांक। पराविद्युतांक, इसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। और इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इस आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बुक्स में इसको एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं। इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लगा देते हैं, आर, क्योंकि इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये परमिटिविटी है, ये रिलेटिव है। क्लियर। अब देखो ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है या जो पराविद्युतांक है, इसको मैं आपके सामने रख देता हूं, इसको परिभाषित कर देता हूं। आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, जिसको हम कैसे पुट कर रहे हैं, देखिए किसके इक्वल होगी, यहां से निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में यहां पर कोई दो आवेश हैं, दो आवेश हैं, एक का मान है Q1, दूसरे का मान है Q2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तब इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये निर्वात में लगने वाले बल का सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो निर्वात में लगने वाला बल है, 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। अब मैं बात करूं कि इनके बीच में, दोनों के बीच में कोई माध्यम भर दें, हम दोनों के बीच में क्या भर दें, कोई पराविद्युत माध्यम भर दें। माध्यम, ये क्या भर दिया हमने, पराविद्युत। यदि वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या है वो भी क्लियर कर लो। पराविद्युत जो पदार्थ होते हैं वो कुचालक पदार्थ ही होते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उनमें जो आवेश हैं वो हलचल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो दो यहां पर ये तो निर्वात की विद्युतशीलता होती, जैसे ही माध्यम रख देंगे तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो 1/4πε
Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता इसको कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता इसको कहा जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर। हमारे पास में क्या बचा, एक बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, एक बट्टे में एप्सिलॉन, तो के बराबर क्या निकल कर आया, एप्सिलॉन बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ये हमारे पास में आ गया एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। देखिए यहां पर जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है उसकी एक डेफिनेशन और आ गई। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है उसको हम पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पराविद्युतांक है ये एक मात्रकहीन राशि है, क्योंकि ये भी बल दो समान राशियों का अनुपात है, तो मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। मैं यहां पर कुछ माध्यम लूं, बात करूं जैसे निर्वात की, तो निर्वात के लिए जो माध्यम है, माध्यम तो वैसे नहीं है, निर्वात का मतलब क्या, जहां पर वायु भी नहीं हो, जैसे वायुमंडल से हम बाहर निकल जाएं तो वहां पर वायु भी नहीं है, वो है निर्वात। और वहां पर इस के का या जो एप्सिलॉन R होता है इसका मान होता है 1। फिर मैं बात करूं वायु की, वायु के लिए बहुत कम 1.0003 होता है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो ये जो वैल्यू है वो अलग अलग किताबों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट आपको मिल ही जाएगी। मैं आपको लगभग जो वैल्यू है वो आपके सामने पुट कर रहा हूं। जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है अब्रक वो 6 लेकर हम चलते हैं, जल की जो वैल्यू है वो 80 हम लेकर चलते हैं, और जैसे जो कागज है उसकी वैल्यू है वो 5 से 10, मोम की 2 से 3 के बीच में या 2 से 2.5 के बीच में हम लेकर चलते हैं। ठीक है, जल की 80 है, और चालक जितने भी चालक पदार्थ हैं उनकी अनंत होती है। पराविद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं यहां पर बल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर एफ नोट अपॉन में के। जैसे ही निर्वात में जो बल होता है उसका 1/k गुना हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन R गुना हो जाएगा। तो बल की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, बल का मान है वो चेंज हो जाता है। क्लियर। अब जैसे आपके सामने में एक क्वेश्चन रख देता हूं, जैसे दोनों ही आवेशों के बीच में हम कोई चालक पदार्थ भर दें। जैसे मान लो अगर आपको चालक ने कहकर आपको ये कह दिया जाए कि भाई हम इन दोनों दोनों आवेशों के बीच में हम तांबा भर दें। क्या भर दिया जाए, तांबा भर दिया जाए, लोहा भर दिया जाए, सोना भर दिया जाए, तब क्या होगा। तो क्योंकि के का मान क्या होगा, देखो उस स्थिति में के का मान अनंत, और 1/अनंत कितना हो जाएगा, 0। तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपको यह कह दिया जाए कि दोनों आवेशों के बीच में तांबा भर दें, कोई तांबे की प्लेट रख दें, तब उनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोहा भर दे तो भी 0 हो जाएगा, चांदी भर दे तो भी 0, सोना भर दे तो भी 0, चालक कोई सा भी भर दे तो 0 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि चालक के लिए पराविद्युतांक अनंत होता है और 1/अनंत 0 होता है। अब यदि मैं यहां पर लेकर चलूं कि भाई दोनों आवेशों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो है r, दूरी है वो तो क्या है, r है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो तो क्या है, r। मैं यहां पर एक प्लेट रख देता हूं। अब की बार हमने क्या रख दी है, ये d मोटाई की एक प्लेट है, d कह दो या t ले लो आप। तो यहां से ये वाली जो डिस्टेंस शेष जो दूरी है वो r माइनस टी रह जाएगी। शेष जो दूरी है वो कितनी रह जाएगी, r माइनस टी। जो बल है वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में
r माइनस टी, क्योंकि अब जो डिस्टेंस है वो कितनी रह गई है, r माइनस टी रह जाएगी, फिर प्लस में t अंडर k का स्क्वायर, ये लगने वाला बल रह जाएगा। वैसे तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं इसके ऊपर डिपेंड, जो क्वेश्चंस है वो बहुत कम पूछे गए हैं, न कि बराबर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था कूलाम का नियम, और मुझे उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो कूलाम का नियम है, इस पर अध्यारोपण का सिद्धांत भी लागू होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं, क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, देखिए ध्यान देंगे आप, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हमारे पास में जैसे कोई निकाय है, इसमें ये कोई आवेश है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, और यहां पर हमने कोई आवेश रख दिया Q0, तो इसके बीच की डिस्टेंस R1 मान लें, R2 मान लें, R3 मान लें, Rn मान लें। तो इस आवेश Q0 पर बल, Q0 पर कुल बल क्या हो जाएगा, अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर प्लस डॉट 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 F0n वेक्टर। क्लियर। अध्यारोपण का सिद्धांत समझ लीजिए कि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो तीसरे आवेश की स्थिति से प्रभावित नहीं होता। इन दो के बीच में बल काम कर रहा है या इन दो के बीच में बल काम कर रहा है, तो इस आवेश की स्थिति से, इसके परिमाण से इन दोनों को कोई लेना देना नहीं है। दो के बीच में जितना बल काम करता है उतना ही बल काम करेगा। तीसरा, दो लड़ाई कर रहे हैं, दो के बीच में बल लग रहा है, उतना ही लगेगा। तीसरा आ रहा है, कितना उसका मान है, कितना बड़ा छोटा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। देखो, इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए, जो अध्यारोपण के सिद्धांत पर ही आधारित है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहां पर ले लेता हूं, कुछ स्थितियां ऐसे लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई वर्ग है, ये क्या है, कोई वर्ग है, ये हमारे पास में कोई आयत है, ये क्या लिया हमने, आयत। ये मैंने यहां पर ले लिया एक त्रिभुज, और ये जो त्रिभुज है वो मैंने लिया है समबाहु त्रिभुज। भुजाएं इसकी क्या है, बराबर, भुजाएं इसकी क्या है, बराबर। तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश है प्लस में Q, ये भी प्लस में Q, ये भी प्लस में Q, यहां पर भी प्लस में Q, और इनके विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर यहां पर कोई आवेश रख दिया Q0, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा, इसके द्वारा इसके ऊपर बल लगेगा इधर, इसके द्वारा इस पर बल लगेगा इधर, दोनों बल परिमाण में समान, डायरेक्शन में अपोजिट, कुल बल कितना हो जाएगा, दोनों के द्वारा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके द्वारा इस पर इधर लगेगा, इसके द्वारा इधर लगेगा, कुल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी यहां पर सेम आवेश रखे हुए हैं, शीर्षों पर क्या है, सेम आवेश है, तो इनके विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला टोटल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, और इनकी माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उस केंद्रक जिसको हम कहते हैं, उस पर कोई आवेश रख दे तो उस पर लगने वाला बल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक चीज तो क्लियर हो गई स्थिति कि जो समरूप आकृतियां होती है और उनके कारण से जो बल लगते हैं वो मैंने इस तरीके से दिखाए हैं, समझाए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये जो आवेश है वो माइनस में होता, ये भी आवेश क्या होता, माइनस में होता, तो क्या होता, तो इन दोनों आवेशों के द्वारा इसकी वजह से बल इधर काम करता। चलिए एक बार देखें फिर से,
इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाते। अब ये क्या करता, ऋणावेश है तो ये अपनी ओर आकर्षित करता, ये ऋणावेश है तो भी आकर्षित करता, ये घट जाते। तो फिर से कितना हो लगता बल, 0 ही बल लगता। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां तो आमने सामने के बल कैंसिल आउट हो गए, ये तो धनावेशित है और ये यहां पर ऋणावेश है। अब यहां पर कुल बल 0 नहीं होगा, कुल बल 0 नहीं होगा। यदि इसकी भुजा हमें पता है कि भाई भुजा ए है, भुजा कितनी है इसकी, ए है, तब इसके आवेश Q0 पर लगने वाला बल कुछ न कुछ अवश्य होगा। अब जैसे यहां से यहां तक ये इसका विकीर्ण निकालना है, तो विद्यार्थी विकीर्ण पाइथागोरस प्रमेय से आप फाइंड आउट कर लेंगे √2a। यदि a इसकी भुजा है तो इसका विकीर्ण कितना हो जाएगा, √2a। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, इसके अंदर भी 2 का भाग लगा देंगे, विकीर्ण की लंबाई के अंदर किसका भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो a बट्टे में √2 आ जाएगा, a बट्टे में √2। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस a बट्टे में √2, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस a बट्टे में √2, a बट्टे में √2। तो अब इन दोनों के द्वारा देखो बल कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों के द्वारा यहां पर बल लगेगा, इन दोनों के द्वारा यहां पर बल लगेगा, इसके द्वारा इधर बल लगेगा, इसके द्वारा इधर बल लगेगा। तो इधर लगने वाला टोटल बल ज्ञात कर लेंगे, इधर लगने वाला टोटल बल ज्ञात कर लेंगे, फिर इन दोनों के बीच का कोण है वो 90 डिग्री है, इनका परिणामी ज्ञात करेंगे तो वो इधर आएगा। ठीक है, चले मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं कैसे। इसके और इस Q0 के बीच में कितना बल लग रहा है, इसको मैं F1 से कह दूं तो K Q Q0, देखो ये माइनस में जो Q है वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, और बट्टे में R का स्क्वायर, तो R यहां पर A बट्टे में √2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2K Q Q0 बट्टे में A स्क्वायर। देखो मैं आपको बता दूं, यहां पर क्लियर कर दूं, जितना बल इन दो के बीच में लग रहा है उतना ही परिमाण का इनके बीच में, उतना ही परिमाण का इनके बीच में, उतना ही परिमाण का इनके बीच में, केवल डायरेक्शन का फर्क है। ठीक है, तो ये इधर 2 बल काम कर रहे हैं, तो दोनों की इधर लगने वाला जो टोटल बल है वो कितना हो जाएगा, F डैश बराबर इसका दुगुना हो जाएगा, 2 × 2 K Q Q0 बट्टे में A स्क्वायर। इसी प्रकार से इधर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F डबल डैश, वो भी 2 × 2 K Q Q0 बट्टे में A स्क्वायर। टोटल बल क्या हो जाएगा, F डैश का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला ये हो जाएगा, F डैश कितना है, यहां से F डैश का स्क्वायर प्लस F डबल डैश का स्क्वायर, कोस 90, कोस 90 की वैल्यू तो कितनी हो गई, 0, ये आ गया हमारे पास में। F डैश और F डबल डैश सेम है, तो ये हो जाएगा 2F डैश का √2F डैश आ जाएगा, तो यहां से ये आ गया हमारे पास में √2, F डैश की वैल्यू कितनी है, 4 K Q Q0 बट्टे में A स्क्वायर। क्लियर, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसी टाइप से ये आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि यहां पर तो वैल्यू केंद्र पर रखे हुए आवेशों पर लगने वाले बल की बात की गई है। अब जैसे केंद्र पर न रखकर ये जो मैंने आकृतियां दिखाई है, इन सभी आकृतियों में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर क्यों आवेश रखा हुआ है, यहां पर क्यों आवेश रखा हुआ है, यहां पर क्यों आवेश रखा हुआ है, यहां पर क्यों आवेश रखा हुआ है। आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि वर्ग के चारों शीर्षों पर सेम आवेश रखे हुए हैं, किसी एक शीर्ष पर रखे गए आवेश पर लगने वाला टोटल बल क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया, इस आवेश के ऊपर टोटल बल कितना लगेगा, जैसे इसके द्वारा बल काम करेगा इधर F1, इसके द्वारा बल काम करेगा इधर F2, इसके द्वारा इधर बल काम करेगा F3। ठीक है, ये भुजा A है और ये √2a है, ये वाली डिस्टेंस भी A है। जैसे हो सकता है आवेश की वैल्यू Q की बजाय Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे हो, तो भी आप निकाल सकते हैं। आपको इनके मान दिए हुए हैं तो भी इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहां से देखो कि F1 की वैल्यू कितनी है। F1 क्या है, इन दो के बीच में लगने वाला बल है, तो वो तो क्या है K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इसी प्रकार से F2 की वैल्यू कितनी है, सेम यही है, सेम यही है, क्योंकि यहां पर इनके बीच आवेश का मान समान, डिस्टेंस सेम है, तो सेम ही होगा बल भी। ठीक है, एक है F3 इस डायरेक्शन में, अब की ओर आवेश का परिमाण तो सेम है, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो अलग है, तो K Q स्क्वायर बट्टे में अंडर में 2 एक का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये यहां पर K Q स्क्वायर बट्टे में 2A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये इसके बीचों बीच है 45 डिग्री से, यहां से भी ये 45, चाहे तो इनको घटकों में वियोजित कर दो, इनको घटकों में वियोजित करके भी कर सकते हैं, क्योंकि F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो इनके ये वाले जो घटक है वो तो कट जाएंगे, ये वाले घटक जुड़ जाएंगे। या आप क्या करें, आपके पास में दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करने वाला फॉर्मूला है कि जैसे दो बल लग रहे हैं इधर, एक F1 है दूसरा F2 है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो टोटल बल है वो क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से देखिए इन दोनों का परिणामी हम निकाल लेते हैं F1 तथा F2 का, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, क्योंकि यहां पर तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, इसके और इसके बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2F1 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर में 2 F1, अंडर में 2, और F1 की वैल्यू क्या है K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और F जो डैश है वो कौन सी डायरेक्शन में है, F3 की डायरेक्शन में है, तो अंडर 2 K Q स्क्वायर बट्टे में A स्क्वायर, F3 की वैल्यू क्या है, ये पड़ा F3 K Q स्क्वायर बट्टे में A स्क्वायर बट्टे में 2, तो K Q स्क्वायर बट्टे में A स्क्वायर, तो यहां से कॉमन आ जाएगा, अंडर में 2 प्लस में 1/2 आ जाएगा। क्लियर, ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। यहां पर भी ऐसा ही है विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए कि आपको ये समबाहु त्रिभुज दे दे, तो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री का ही होगा। अब जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु के ऊपर रखे आवेश पर लगने वाला टोटल बल यदि आपको पूछ लें तो कुल बल कितना होगा, 0 होगा, लेकिन आपको ये पूछ लें कि भाई यहां पर रखे आवेश पर कितना बल लगेगा, तो यहां पर रखे आवेश पर लगने वाला बल देखो, यहां से इधर की ओर बल काम करेगा, यहां से इधर की ओर बल काम करेगा, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो इन दोनों का परिणामी यहां से इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अरे इसके द्वारा F1 निकालो, पहले क्या निकालो, इन दो के बीच में लगने वाला F1, इन दो के बीच में लगने वाला F2, F1 आ गया F2 आ गया, तो cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज में कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा।